नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा पाचन तंत्र चल रहा था और इसी में हम आज 8वें क्लास में हैं। ऑलरेडी आपने अगर 7 क्लास नहीं देखा है तो फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा क्लास देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन को उसके चारों ऑप्शन के हिसाब से उसको पूरी तरह से आपके सामने हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा, तो शादी का मौसम है, इसलिए म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन तरफ। देखिए, ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी यहाँ पे याचन लिखा गया, पाचन तंत्र को सही चरणों में अनुक्रमित करें। यहाँ पे पाचन हो जाएगा। ठीक है, पाचन तंत्र को सही चरणों में अनुक्रमित करें, यानी कि पाचन किस तरह से मुख से लेकर के शुरू होता है और लास्ट तक जब तक मलत्याग होता है तब तक को उसको एक चरण में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले भोजन मुख में जैसे ही लिए और उसको चबाए तो वो कहलाता है अंतर्ग्रहण, जो ऑप्शन नंबर 5 में दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे हो जाएगा अंतर्ग्रहण। ठीक है, और जैसे ही अंतर्ग्रहण किए उसके बाद फिर ये इसोफेगस की मदद से, यानी कि ग्रास नली की मदद से ये पहुंच जाता है आमाशय में। और आमाशय में भी थोड़ा सा प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन होने के लिए चला जाता है छोटी आंत में। तो और उसी के बाद छोटी आंत में पाचन होने के बाद फिर थोड़ा सा अवशोषण भी हो जाता है छोटी आंत में। तो ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण के बाद हो जाएगा पाचन। तो पाचन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर, यानी पहले नंबर पे अंतर्ग्रहण, 2 नंबर पे पाचन, और 3 नंबर पे हो जाएगा अवशोषण। यानी जैसे ही पाचन होगा छोटी आंत में तो छोटी आंत जो है पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेगा, तो 3 नंबर पे हो जाएगा अवशोषण। और साथ ही साथ बड़ी आंत जो है वो वाटर का अवशोषण कर लेगा, तो 3 नंबर में अवशोषण चलाएगा। उसके अवशोषण होने के बाद जो है वो अवशोषित किए हुए पोषक पदार्थों को शरीर के द्वारा उपयोग किया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर में आ जाएगा स्वांगीकरण। और फिर लास्ट में जो है सब कुछ होने के बाद वेस्ट जो बचता है उसको मलत्याग कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा मलत्याग, जो कि 3 नंबर में है। ये हो जाएगा 5वां नंबर। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मुख में भोजन लिए तो वो हो गया अंतर्ग्रहण। उसके बाद भोजन आमाशय और छोटी आंत में जा कर के पाचन हुआ। पाचन होने के बाद जो है छोटी आंत ने उसमें से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया और बड़ी आंत ने उसमें से पानी को अवशोषित कर लिया, तो वो हो जाएगा अवशोषण। फिर 4 नंबर में क्या हो जाएगा, उन अवशोषित पोषक पदार्थों का शरीर के द्वारा उपयोग करना, यानी ऊर्जा में परिवर्तित करना, वो हो जाता है स्वांगीकरण। और फाइनल जो वेस्ट पदार्थ बचता है उसको शरीर से बाहर निकाल देना मलत्याग कहलाता है, जो 5 नंबर हो जाएगा। तो आपको अगर कहीं भी अनुक्रम में सजाने के लिए दे दिया जाए तो आप इस तरह से उसको सजा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आमाशय में जो है वो HCl पाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जिसका pH मान 1 से लेकर के 1.5 के बीच होता है। और ये काफ़ी एसिडिक होता है। अगर ये एसिड किसी तरह से निकाल करके किसी के शरीर पे फेंक दिया जाए तो यानी कि वहाँ पे जलन पैदा कर देगा, ये इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हमारे शरीर में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि पाचन में मदद करता है। पाचन में क्या मदद करता है, वो एंजाइम को सक्रिय करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन जो निकलता है वो निष्क्रिय होता है, और जैसे ही HCl से अभिक्रिया करता है तो वो रेनिन और पेप्सिन में बदल जाता है, यानी सक्रिय हो जाता है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह हमारे भोजन के माध्यम से चला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे भी मारने का काम करता है। बात करें बोरिक एसिड का, तो बोरिक एसिड का खास करके आप देखे होंगे कि आई वॉश करने वाले या फिर कान में लेने वाले दवाइयों में बोरिक एसिड का खास करके प्रयोग किया जाता है, ये एंटीसेप्टिक के रूप में। उसके बाद एसिटिक एसिड का बात करें तो ये सिरका में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के 3 अनुपात 1 में मिलाने से जो है अम्लराज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं पाया जाता है, इसे एक तरह से बैटरी का एसिड भी हम कह सकते हैं, बैटरी में पाया जाता है ये एसिड। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, जो पाचन में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार जो है वो पाया जाता है यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। और कहीं कहीं आपको जिगर भी देखने को मिले तो आप जिगर मतलब दिल मत समझिएगा, यानी कि जिगर मतलब लीवर ही होता है। दिल को सिर्फ और सिर्फ दिल और हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यकृत, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये यकृत जो है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो वजन होता है वो 1.5 से 2 kg के आसपास होता है, यानी 1.5 से 2 kg के आसपास होता है ये लीवर। और सबसे ज़्यादा कोशिका का जो विभाजन करने की क्षमता होती है वो भी लीवर में ही होता है। अगर किसी कारणवश अगर लीवर का इतना टुकड़ा कट जाए
तो फिर वो अपना धीरे धीरे प्रजनन के माध्यम से, पुनरुद्भवन के माध्यम से ये पुनः अपना पूरा लीवर फिर से निर्मित कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है कोशिका विभाजन पाया जाता है लीवर में, और सबसे कम कोशिका विभाजन पाया जाता है ब्रेन में। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में पाया जाता है, यानी एक बार अगर कोशिका मर गया तो संभव है कि वो फिर से वो विभाजित ना हो। इसलिए ब्रेन में चोट लगने से जो है इंसान की मौत का संभावना थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन लगभग ना के बराबर होता है। यानी कि थोड़ा बहुत होता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन लगभग ना के बराबर होता है, और सबसे ज़्यादा हो जाता है लीवर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें थायराइड का, तो ये गले में पाया जाता है, एक बटरफ्लाई आकार का होता है, बहुत छोटा ही होता है, तो थायराइड भी इसका सही आंसर नहीं होगा। प्लीहा की बात करें तो ये स्प्लीन या तिल्ली या प्लीहा कहते हैं, जो कि हमारे इसी लीवर के आस पड़ोस में पाया जाता है। उसके बाद अग्नाशय की बात करें तो ये भी अग्नाशयी रस निकालने के लिए, जो कि पाचन में मदद करता है, पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा पाया जाता है। इस तरह से पाया जाएगा कहाँ पे, आप अमाशय के पीछे पाया जाता है ये अग्नाशय। ठीक है, तो सही आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत ही है जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, और इसमें क्या कर रहा है, सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो हाँ ये यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब ग्रंथि का भी बात करें तो भी लीवर ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका लीवर सही हो जाएगा। बात करें ग्रासिका ग्रंथि का, तो ये ग्रासिका किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ भोजन को मुख से जो है अमाशय पहुंचाने का एक पाइप होता है। बात करें स्तन ग्रंथि का, तो ये सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, इसलिए तो इसका बात ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। श्वेत ग्रंथि, तो ये बहुत छोटा ग्रंथि पाया जाता है जो चमड़ियों के अंदर स्थित होता है, जिससे कि वो पसीना निकालने में मदद करता है और शरीर का तापमान बनाए रखता है। तो सबसे बड़ा ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा, जिसका वजन जो है 1.5 से 2 किलोग्राम के आसपास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। देखिए, बात करें मलाशय का, तो उत्सर्जन जो होता है वो मलाशय के द्वारा ही होता है, और ये आहार नाल का ही हिस्सा माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि मलाशय आहार नाल का ही हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए, उत्सर्जन तंत्र में वो आ जाएगा जो किडनी से संबंधित, यानी कि वृक्क से संबंधित जो भी पार्ट होगा वो उत्सर्जन तंत्र में आएगा। लेकिन मलाशय, जैसे कि आप सभी को लग रहा होगा कि ये उत्सर्जन के लिए काम आता है, तो ये उत्सर्जन में काम आता है, लेकिन उत्सर्जित तंत्र इसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो मलाशय भी पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, ग्रास नली की बात करें तो ये भोजन को इस तरह से नीचे तक पहुंचाता है, तो ये ग्रास नली हो जाएगा। श्वास नली, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, यानी कि श्वास नली जो है वो श्वसन में काम करता है, ना कि ये पाचन में काम करता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वास नली आहार नाल यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बात करें ग्रसनी का, तो ग्रसनी इस तरह से गले में पाया जाता है, जैसे लैरिंग्स फेरिंग्स आप सुने होंगे। तो मुख के बाद जो है ग्रसनी आता है, ग्रसनी के बाद ग्रास नली या ग्रासिका आता है, उसके बाद फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर मलाशय आ जाता है। तो श्वास नली जो है ऑप्शन नंबर सी, ये आहार नाल का हिस्सा नहीं, यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये श्वसन में मदद करता है। साथ ही साथ आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, मलाशय जो है आहार नाल का हिस्सा है, और उत्सर्जन अंग में पाया जाता है, मुख्य भूमिका निभाता है वृक्क। मुख्य भूमिका वृक्क निभाता है, जिसे हम इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। और साथ ही साथ बात करें फेफड़ा, फेफड़ा जो है वो श्वसन तंत्र का भी हिस्सा है, और साथ ही साथ वो उत्सर्जन तंत्र का भी हिस्सा है। आप कहेंगे उत्सर्जन तंत्र कैसे, तो देखिए आपने श्वसन के माध्यम से तो आप तो सांस तो लेते ही हैं, साथ ही साथ जो आप सांस छोड़ते हैं तो साथ ही साथ जलवाष्प भी निकलता है, और सोडियम और पोटासियम नाम का गैस जो है वो भी आपके फेफड़ा द्वारा ही उत्सर्जित होता है। इसीलिए फेफड़ा को उत्सर्जित अंग भी मानते हैं, उत्सर्जी अंग भी, और साथ ही साथ श्वसन करने वाले श्वसनीय अंग भी मानते हैं। ठीक है, और मलाशय जो है ये आहार नाल का हिस्सा है। बात करें श्वास नली का, तो ये हो जाएगा श्वसन मार्ग का हिस्सा है, तो इसलिए श्वास नली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।